अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टाइम तो हो गया। आज इंशाल्लाह हमने टर्मेरिक जो है उसको उसका पूरा एक ओवरव्यू हमने पढ़ना है। उसका नेम, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका स्पेसिफिक एक्शन, उसके जो फॉर्मुलेशंस हैं डिफरेंट कंपाउंड और सिंगल 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 यूजेस क्या हैं इसके, वो हमने डिटेल्स इसमें आज डिस्कस करने हैं और पूरा हर्ब का एक ओवरव्यू पढ़ना है। आज की जो हमारी हर्ब है वो है टर्मेरिक। अब टर्मेरिक जो है इसका अगर हम देखें तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको अगर सिर्फ हम कह लें कि अपने सब कॉन्टिनेंट में देखें तो सब कॉन्टिनेंट में ही इसके अबाउट 50 to 100 जो हैं वो नेम्स हमें मिल जाते हैं। संस्कृत में, इंडियन में और उर्दू लैंग्वेज में, इन तीनों लैंग्वेज में मिला के हमें तकरीबन इसके 100 नेम्स मिल जाते हैं। जिसमें हमारे पास जो कॉमन नेम्स हैं वो है हरिद्रा, गौरी। ये सारे इसके कह लें कि संस्कृत के नेम्स हैं। निशा, रोहिणी, राजनी, ये कह लें संस्कृत के नेम्स हैं। और क्योंकि ये हर्ब जो है हमारे पास ओरिजिन जो है, अगर ओरिजिन के लिहाज से देखा जाए, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुई है मेनली। तो इसीलिए इसके जो नेम है वो हमें संस्कृत में ज़्यादा मिलते हैं। और ये सारे इसके अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होने वाले नेम्स हैं। मतलब जो टर्मेरिक है उसको हरिद्रा भी बुलाया जाता है काफ़ी इलाकों में। इंडिया में कहाँ पे गौरी बुलाया जाता है, कहाँ पे निशा बुलाया जाता है। तो ये संस्कृत के इसके नेम्स हैं। उसके अलावा उर्दू में इसको हल्दी और जर्द चोक बोलते हैं। काफ़ी इस तरह की यूनानी फॉर्मुलेशंस की बुक्स हैं जो पुराने अतिब्बा ने लिखी हैं, तो उसके अंदर हल्दी लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको जर्द चोब लफ्ज़ मिल रहा होगा। तो ये जर्द चोब जो है वो दरअसल हल्दी को ही डिनोट कर रहा होता है। और ये हल्दी का एक अल्टरनेटिव नेम है। उसके अलावा इंग्लिश में इसको टर्मेरिक कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसका ओरिजिन जो है वो दरअसल इंडिया से था। इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ है। इंडिया में इसकी कह लेंगे ये इसकी एज अ स्पाइस इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी यूज़ हुई है। और उसके अलावा फिर ये आगे पूरी दुनिया में एज अ स्पाइस जो था वो ट्रेड होता था। इसीलिए इसे इंडियन सैफरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि जो टर्मेरिक है वो कलर देता है, वो एज अ डाई भी इस्तेमाल होता है। और पुरानी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये एज अ डाई भी इस्तेमाल होता था, इसीलिए इसको इंडियन सैफरॉन के नेम से जाना जाता था। उसके अलावा इसका जो बोटॉनिकल नेम है वो करक्यूमा लॉन्गा है। इसका जो पार्ट यूज़ हम करते हैं वो है इसकी रूट। इसकी जो रूट है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से कह लें कि जो हल्दी है वो इस्तेमाल होती है, या जो मेन इसका केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो विटामिन सी और विटामिन ई के साथ कंपेयर की जाती हैं। इवन के सेल के अंदर काफ़ी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाथवेज हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज हैं जिनके अंदर करक्यूमिन की जो कह लें कि कारकर्दगी है वो विटामिन सी से और विटामिन ई से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। तो इसीलिए करक्यूमिन को इसके साथ कंपेयर किया जाता है विटामिन सी एंड विटामिन ई के साथ फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। उसके अलावा मेन ये करक्यूमिन ही होता है जिसकी वजह से हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है। और खानों में भी इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि करक्यूमिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। और खाने को कह लें कि एक उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर देता है, उसको मोर कह लें कि एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी बना देता है हमारी फूड को, इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है खानों में। उसके अलावा ये जो करक्यूमिन है मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो एक तो होता है वाटर से एक्सट्रैक्ट करना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और एक होता है अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट करना। तो जो वाटर से हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं
वो हम कहते हैं कि हमने इस हर्ब का डिकॉक्शन लिया है, और जो हम अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी हर्ब का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे हल्दी के केस में करक्यूमिन है, कि करक्यूमिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो हम अल्कोहल को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम करक्यूमिन को अलहदा कर लें, एंड इस सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट को फिर हम आगे क्या लेंगे इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्कोहल से जो इस्तेमाल करके हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं, इसको फिर हम टिंचर कहते हैं। तो जो अल्कोहल है वो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये जो हल्दी है उसको ऐड करते हैं, उसको कह लें कि उसके अंदर छोड़ देते हैं, मैसरेट करते हैं। उसके बाद हमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मिल जाता है कर्क्यूम में। इस तरह इसको अलहदा किया जाता है। मगर जो एक सिंगल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलहदा करना एक हर्ब से, ये हमारे जो अतिब्बा हैं वो उनकी कभी भी इजाज़त नहीं देते कि कभी भी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आप एक हर्ब से निकालें और सिर्फ उसी को ही आप टैबलेट फॉर्म में कंज्यूम करें। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हर हर्ब जो होती है उसके अंदर साइनर्जिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब एक हर्ब है वो एट द सेम टाइम डाइजेस्टिव भी होगी, एट द सेम टाइम वो कह लें कि मुखरज बलगम भी होगी, फिर उसकी तीन चार और प्रॉपर्टीज़ भी मतलब कि कंबाइंड होंगी। वो सिर्फ वो एंटीऑक्सीडेंट भी होगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होगी, एंटी माइक्रोबियल भी होगी, हीट भी प्रोड्यूस करेगी, फ्लैगम को भी निकालेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक हर्ब में पाई जाती हैं। तो जब हम सिर्फ एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लेते हैं तो सिर्फ हम उसकी एक प्रॉपर्टी को अलहदा कर देते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी हमें सिर्फ चाहिए, और फिर उसका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए हम पूरी हर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। पुराने अतीबा जो हैं वो पूरी हर्ब का ही इस्तेमाल करते थे मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि पूरी हर्ब ही कंज्यूम करवाते थे पेशेंट से। ये था इसका नेम और इसका ब्रीफ सा कह लें कि इंट्रोडक्शन। अब अगर हिस्ट्री के हवाले से देखें तो इंडिया जो था वहाँ से इसका मेन कह लें कि ये हर्ब जो थी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हुई थी। और मेनली अगर हम देखें तो ये इंडिया में जो बंगाल है, ओडिशा स्टेट है, बंगाल के साथ ही है, फिर ये ओडिशा के साथ ही आंध्र प्रदेश है, वहाँ से इसका मेन कह लें कि ओरिजिन हुई है, ये ओरिजिनेट हुई है हल्दी हर्ब। और क्योंकि ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई है इसीलिए आयुर्वेदिक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते थे, और अपनी जो कह लें कि रिचुअल्स थे अपने जो उनकी जो रिचुअल्स थे, उनके जो प्रेयर्स थे, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप में से किसी ने इंडियन ड्रामेस देखे हो, या आप में से किसी ने कोई देखा हो इंडिया इंडिया जो कह लें कि एक हिंदू है उसको प्रार्थना करते देखा हो, तो उसमें भी जो येलो रंग है वो आपने देखा होगा, वो कह लें कि उसको इस्तेमाल करते हैं, वो माथे पे लगाते हैं, फिर उसको कह लें कि अपनी जो प्रार्थना है उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम उनके इवेंट्स देखें, जो हिंदूज़ हैं उनके इवेंट्स, जैसे हमारे पास होली आ गई है, या कोई और खुशी का इवेंट आ गया है, कोई प्रेयर आ गई है, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो उस येलो रंग का इस्तेमाल करते हैं। होली में वो येलो रंग का इस्तेमाल करके वो फेंकते हैं। तो ये जो येलो रंग है, ये जो हल्दी के अंदर जो येलो रंग है, उसको वो एज अ साइन ऑफ प्योरिटी देखते थे और एज अ साइन ऑफ ब्लेसिंग देखते थे। और जो कह लें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें भी कहा जाता था कि ये जो हल्दी हर्ब है ये गॉड की तरफ से आई है, ये खुदा की तरफ से आई है, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। तो इसीलिए इसको आयुर्वेदिक्स के अंदर काफ़ी सारे रिचुअल्स और ब्लेसिंग्स में, फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा हल्दी जो था वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारी डिजीजेस में इस्तेमाल होता है। इसीलिए भी इसके डिफरेंट नेम्स हमें मिलते हैं। जो हमारे पास हल्दी है उसका इवन के जो हिंदू गॉड्स हैं उनके नेम के साथ भी हमें नेम मिलता है। और कह लें कि डिफरेंट हमें आयुर्वेदिक्स के अंदर इसके नेम्स मिल जाते हैं, अप टू 50+ नेम्स हैं, जिसमें कुछ नेम्स इसके गॉड्स के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, कुछ रिजेंबल कर रहे होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, कि ये डिजीज़ेस को क्योर करता है, ये रात को दूर करता है, मतलब ऐसे करके नेम्स उन्होंने इसके साथ मंसूब किए हुए हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको एज अ प्योरिटी एंड एज अ ब्लेसिंग देखा जाता था,
क्योंकि ये प्लांट जो था वो यहाँ की कह लेंगे एक ओरिजिन था, यहाँ से निकला था और इसको समझा जाता था कि ये गॉड की तरफ से ये प्लांट हमें मिला है। इसीलिए जो काफ़ी ज़्यादा जो कह लें कि मंदिर मस्जिद में जो बाबा वगैरह बैठे होते हैं, उन्होंने भी अपने माथे पर ये येलो कलर का ये लेप लगाया होता है और वो हल्दी हर्ब का ही होता है। उसके अलावा ये तो थी इसकी मेन हिस्ट्री। अब ये मेन हर्ब जो थी वो इंडिया की ही हर्ब थी और इसकी जो कह लें कि प्रोपिगेशन थी वो सबसे लीस्ट हुई है। मतलब ये इंडिया में ही हर्ब रही है ज़्यादातर। इसकी प्रोपगेशन बहुत कम हुई है। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज़ मिलता है और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ मिलता है। उसके बाद जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका फैलाव था वो यूरोप में कह लें कि हमें देखने को मिलता है। एंड 21st सेंचुरी में जाकर ये हर्ब अमेरिका में पहुंची है। उससे पहले अमेरिका में इसका कोई भी कह लें कि हमें साइन नहीं मिलता हिस्ट्री में कि ये अमेरिका में भी गई है। तो इतनी मतलब लेस प्रोपेगेटेड ये हर्ब है। और इसका मेन रीज़न अगर आप देखें तो इसका मेन रीज़न जो था उसके अंदर एक रीज़न ये भी है कि इस हर्ब को भी ये हर्ब भी एक रेसिज्म का शिकार था कि क्योंकि ये हर्ब इंडिया में ज़्यादा पाई जाती थी, इंडिया में ज़्यादा ग्रो की जाती थी, इंडियन ट्रेडिशन में ज़्यादा इन थी। इसीलिए इस हर्ब को एज अ स्लैंग वर्ड और इस हर्ब के साथ एक या इस हर्ब को जिस डिशेस में इस्तेमाल किया जाता था उसको भी एज अ स्लैंग वर्ड इस्तेमाल करके लोग पोक करते थे कि तुम इंडियन हो। कहा जाता था कि यू आर करी ईटर। तो ये करी लफ्ज़ जो था वो एक कह लें कि उस करी के कह लें कि जो कलर था उससे वो शो किया जाता था कि अच्छा आप करी खाते हो, आप येलो कलर के फूड्स खाते हो, आप हैवी स्पाइसेस फूड्स खाते हो। तो वो इसका जो रिलेशन था वो इस हर्ब के साथ ही था कि ये हर्ब जो थी क्योंकि जो खाना था उसको खाने को कलर देती थी, येलो कलर देती थी उसको और कह लें कि न्यूट्रिशियस और डिलीशियस बनाती थी और इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। इसीलिए भी ये एज अ रेसिस्ट स्लैंग जो थी ये हर्ब इस्तेमाल हुई थी। और इस वजह से भी जो बाहर अंग्रेज़ थे, अमेरिकन्स थे, ये सारे भी इसको कम इस्तेमाल करते थे। और ये इतनी कह लें कि महंगी हर्ब भी नहीं होती थी क्योंकि ये इंडिया में उगती थी। जब ये इंडिया में इस्तेमाल होती थी तो चाइना जो था वो कह लें कि वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने इस हर्ब को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। तो चाइना ने इसको इसकी मास प्रोडक्शन करने शुरू कर दी। और जब ये हर्ब मास प्रोडक्शन इसकी शुरू होगी तो बाजार में हमें और हल्दी मिलने लग पड़ी और ये जो स्पाइस था ये अपनी कदर खो गया था इस एतबार से कि हमें जो हल्दी हर्ब थी वो बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रही थी। तो ये कह लें कि इसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। उसके अलावा मार्केट में अगर हम देखें तो हमें दो कह लें कि टाइप्स की मिलती हैं हल्दी। एक होती हैं हमारे पास इंडिया की और एक होती हैं चाइना की। जो सी इंडियन हमारे पास हल्दी है वो ज़्यादा कह लें कि उसके अंदर क्या फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग उनका येलो कलर होता है। इतना स्ट्रॉन्ग येलो कलर होता है कि आप एक दफ़ा उसको कपड़े पे लग जाए तो वो कपड़ा रंग जो है छोड़ना बहुत उसका मुश्किल हो जाता है। जबकि जो दूसरा हमारे पास है वो चाइना की हल्दी है जिसके अंदर ये सारे फाइटोकेमिकल्स कम है, उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ कम है और वो ज़्यादातर हमें वर्ल्ड में मिलती है। तो अगर हमें प्योर हल्दी चाहिए तो हमें जो इंडिया की है बागात वाली वो उसकी तरफ देखना चाहिए और उसको ही अपनी फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल करना चाहिए। ये था इसका ओरिजिन और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। अब आ जाते हैं इसका टेम्परामेंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। अब इसका टेम्परामेंट जो है टर्मेरिक का वो भी हमें कह लें कि डिफरेंट मिलता है डिफरेंट बुक्स में। मैं अब कल स्टडी भी कर रहा था, 5-6 बुक्स मैंने देखी थी जिसमें एक तिब्बे साबिर थी, तहकीकात कुलिया साबिर मुल्तानी थी। उसके अलावा हमारे पास शाकिर हैं, उनकी किताबें थीं। और उसके अलावा अ, 2-3 और भी किताबें थीं। तो उनसे मैं देख रहा था, पढ़ रहा था इसका टेम्परामेंट क्या है।
मोहसिन अल हिकमत थी, और भी तीन चार और किताबें हैं। इसके अंदर इसके टेम्परामेंट्स वगैरह लिखे हुए थे हर्ब्स के, और कौन कौन सी डिजीज़ में ये इस्तेमाल होती हैं। तो इसका टेम्परामेंट हमें डिफरेंट मिलता है। मतलब कुछ कहते हैं कि जो हल्दी है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, मेन इसका एक्शन ये है, इसका टेम्परामेंट हॉट एंड वेट में आ जाता है, और वेट एंड हॉट में आ जाता है। ये वेटनेस की तरफ एंड हॉटनेस एंड वेटनेस की तरफ ज़्यादा माइल है। मगर जो सबसे ज़्यादा एग्रीड अपॉन इसका टेम्परामेंट है और इसका अफेक्ट है, वो है हॉट एंड ड्राई, कि ये बॉडी में हॉटनेस इंक्रीज करती है, और उसके साथ इसका जो अफेक्ट है वो ड्राइनेस इंक्रीज करने का होता है। ये इसका कह लें कि ज़्यादा एक सारे इस टेम्परामेंट को एक्सेप्ट करते हैं और इसी अफेक्ट को लेकर चलते हैं। अगर इसके टेम्परामेंटल अफेक्ट को और देखा जाए, तो ये बॉडी के अंदर सफरा जो है ह्यूमर, उसको इंक्रीज कर देती है। और ये सफरा ह्यूमर जब हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, और ये सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसको एज अ कह लें कि मरहम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है जहाँ पर ज़ख़म होता है। उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल भी ये बहुत अच्छा होता है। एंड उसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को भी वहाँ पर इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा हमें जो वूंड है उसकी हीलिंग मिल रही होती है, उसकी रिकवरी मिल रही होती है। तो ये आपने इसका टेम्परामेंटल इफेक्ट पढ़ा, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ गई कि अच्छा, ये इस वजह से इसका जो अफेक्ट है वो हमें मरहम में और उसमें मिलता है, वूंड हीलिंग में मिलता है, क्योंकि ये सफरा को इंक्रीज करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेन इफेक्ट ही इसका एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके अलावा ये फ्लैगम को बॉडी से रिमूव करता है। फ्लैगम को किस तरह रिमूव करता है कि अगर किसी को फ्लैगमेटिक कफ है, या बॉडी के अंदर उसके फ्लैगम की कह लें ज्यादती है, सुस्ती है उसकी बॉडी में, तो उसको ये दूर करता है, इस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा ये मुहल्लिल औराम है। मुहल्लिल कहते हैं तहलील करना, और औराम कहते हैं हमारे जो वर्म होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है। तो ये इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है, और ये इसका कह लें मेन टेम्परामेंटल इफेक्ट है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है। उसके अलावा ये जाली है। जाली से मुराद ये है कि ये बॉडी के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट पोर्स हैं, या कह लें कि थिक फ्लूइड है, उसको बॉडी से रिमूव करता है। तो ये इसके हमारे पास एक टेम्परामेंटल हमें इफेक्ट मिल रहा होता है। उसके अलावा स्पेसिफिक एक्शन देखें। स्पेसिफिक एक्शन मैंने बताया था, स्पेसिफिक एक्शन वो होता है कि जब आपके पास एक हर्ब आए, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि अच्छा, ये हर्ब है, इसका जो इफेक्ट है वो यही होगा, एंड ज़्यादातर वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जो हल्दी है, उसका मेन इफेक्ट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जितनी भी फॉर्मुलेशंस आप देखेंगे जिसमें इसका इस्तेमाल हो रहा होगा, इसको एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा उसको एज एन एनाल्जेसिक इस्तेमाल किया जाएगा, एंड एज अ स्टिमुलेंट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके मेन इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हमें इसके साथ मिल रहे होते हैं, जैसे स्टिमुलेंट है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। उसके अलावा हमारे पास डाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करेगा। तो हेपेटोप्रोटेक्टिव भी है। उसके अलावा म्यूकोलाइटिक है, क्योंकि इसका टेम्परामेंटल इफेक्ट है। ये सारे इसके फिर सेकेंडरी इफेक्ट्स होंगे, मगर इसका जो प्राइमरी इफेक्ट होगा वो क्या होगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल एंड स्टिमुलेंट। उसके साथ हमें हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलेगा, हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट मिलेगा, एंड एक म्यूकोलाइटिक इफेक्ट मिलेगा। म्यूकोलाइटिक की ये म्यूकस को जो है ख़त्म करता है, बॉडी से निकालता है, रिमूव करता है। ये इसका इफेक्ट है। हिपैटोप्रोटेक्टिव से मुराद है ये हमारे जो हिपैटिक सिस्टम है, हमारा जो लिवर है, उसके लिए ये प्रोटेक्टिव है, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। उसके अलावा अकालत। ये किसका वॉइस आ रही है? काइंडली बंद कर लें। उसके अलावा स्टिमुलेंट इफेक्ट है कि बॉडी में फ़ौरन ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, एंड बॉडी को एक तरह से स्टिमुलेट कर देता है, बॉडी को जगा देता है। बंदा जो है वो चुस्त हो जाता है, तेज़ हो जाता है।
एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल से मुराद ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल एक जनरल टर्म है। एंटी माइक्रोबियल टर्म के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ये सारी चीज़ें एंटी माइक्रोबियल में आ जाती हैं। तो इसका ओवरऑल एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। एनाल्जेसिक इफेक्ट है कि ये एक तरह से एनाल्जेसिया कॉज कर देता है, एक तरह से पेन को रिड्यूस कर देता है। हाइपोलिपिडेमिक है कि ये जो बॉडी में लिपिड्स के लेवल हैं उसको रिड्यूस कर देता है। कोलेस्ट्रॉल की एक तरह से मैनेजमेंट में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि ये इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में उसको रिड्यूस कर रहा होता है। ये मैंने टर्म्स को एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आगे फिर इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंट हर्ब्स में तो मुश्किल ना हो इसको समझने में। उसके अलावा अगर हम इसका सिंगल यूज़ देखेंगे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सिंगुलरली ये हर्ब जो है इसको कैप्सूल्स के फॉर्म में भी कंज्यूम किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो करक्यूमिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, और इसको कैप्सूल्स में इस्तेमाल करवाया जाता है इस करक्यूमिन की एबिलिटी की वजह से। अच्छा, ये जो करक्यूमा लॉन्गा है ना, मतलब ये करक्यूमा फैमिली है, इसके काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब कि फैमिली में ना काफ़ी ज़्यादा इसके करक्यूमिन के केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ना स्पीशीज़ मिलती हैं। मतलब सिर्फ ये एक प्लांट ही नहीं है जिसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट करक्यूमिन पाया जाता है, और भी काफ़ी प्लांट्स हैं। करक्यूमा एरोमेटिका है, उसके अलावा और भी डिफरेंट हैं हमारे पास करक्यूमिन जिनके अंदर की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मगर जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म में पाया जाता है तकरीबन 2 to 5% पाया जाता है, वो है हमारे पास करक्यूमा लॉन्गा में, जिसको हल्दी बोलते हैं, और इसीलिए इसी को ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मुलेशंस में। तो सबसे पहले इसको खुद ही जो ग्राइंडर है उसके मतलब पहले इस हर्ब को हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है। सन ड्राई इसको नहीं किया जाता क्योंकि जो हमारे पास करक्यूमिन है वो फोटो सेंसिटिव होता है, वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो इसको कह लें कि कमरे में ड्राई किया जाता है या किसी खुली जगह में ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। उसके अलावा जब ये ड्राई हो जाता है इसके अंदर से मॉइस्चरनेस दूर हो जाती है, तो इसको ड्राइड हर्ब को ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करके इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके कैप्सूल्स में डाला जाता है। इसको ड्राई करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो वेटनेस है वो दूर हो जाए, और क्योंकि मॉइस्चरनेस जो है हमारे पास फिर डिफरेंट फंगस और माइक्रोब्स को जो है वो दावत देता है, हमारे जो हर्ब है उसको अडल्ट्रेट भी कर सकता है, वो ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको ड्राइंग की प्रोसेस से लेकर जाते हैं। तो इस तरह पूरे प्रोसेस के थ्रू ये गुजरता है, उसके बाद इसको कैप्सूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस हर्ब को सिंग मतलब कि हम खुद भी कैप्सूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है करक्यूमिन उसको भी एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल्स में कन्वर्ट करके एज ए सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। ये था इसका सिंगल यूज़ में पहला यूज़। उसके अलावा इसको मरहम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा दूध के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी के साथ हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है इसके स्टिमुलेंट इफेक्ट के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए। उसके अलावा जो टुमेरिक है उसको शहद के साथ भी इसका एक माजून बना के वो खिलाया जाता है कि ये हमारे पास स्टिमुलेंट एक हमारे पास बन जाता है, प्री वर्कआउट बन जाता है। एक टुमेरिक स्टिमुलेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके साथ शहद दे रहे हैं। शहद भी हमारे पास एक तरह से हमें एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये एक हमारे पास प्री वर्कआउट के तौर पे भी कंज्यूम किया जाता है। और उसके अलावा जो टुमेरिक है उसको जला के, मतलब जो टुमेरिक हर्ब है उसको जला के उसकी जो धुआं है, उसकी जो फ्यूम्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिशनली कंजेशन के लिए। किसी की सांस रुकी है या फिर कह लें कि इसका एक अफेक्ट भी है वैसे, ब्रोंकोडाइलेटिंग इफेक्ट, कि जिसको सांस नहीं सही आ रही, जिसको कह लें कि अस्थमा है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था कि ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करता है तो सांस बेहतर आती है। उसके अलावा नेज़ल कंजेशन है जिसको साइनसाइटिस है
उसके अंदर भी टर्मेरिक का इस्तेमाल किया जाता था कि इसकी भाप जो है वो दी जाती थी, जिससे ये कंजेशन जो थी वो दूर होती थी और ब्रोंकोडायलेटिंग इफेक्ट की वजह से सांस भी बेहतर आती थी। उसके अलावा टर्मेरिक का जो जूस है उसको ट्रेडिशनली जो जंगें वगैरह होती थी, डिफरेंट जंगें वगैरह होती थी, तो उसमें टर्मेरिक का जूस इस्तेमाल किया जाता था एज कह लें कि एंटाइसेप्टिक भी, और वुंड्स को हील करने के लिए भी इस जूस का इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिशनली। जंगों में जब डिफरेंट जो सोल्जर्स हैं वो वूंडेड आते थे तो इस जूस का इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा रिचुअल्स में जिस तरह मैंने हिस्ट्री में डिस्कस किया कि जो आयुर्वेदास थे वो अपने रिचुअल्स में, अपनी प्रार्थना में, अपने इवन के अपने जो उनकी रोज़मर्रा के इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स हैं या फिर फंक्शंस हैं, उसके अंदर इस हर्ब के इस कलर को इस्तेमाल करते थे। मतलब इस हर्ब का जो येलो कलर है उसको इस्तेमाल करते थे फॉर देयर रिचुअल्स, फॉर देयर इवेंट्स वगैरह। उसके अलावा इस हर्ब का जो सिंगुलर अगर यूज़ देखें तो इसको कलर थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कलर थेरेपी है ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम कलर का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू हम बॉडी ऑर्गन्स को उसके जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो कलर थेरेपी में वैसे काफ़ी रिसर्च हुई है, एंड उस रिसर्च के बाद इस कंक्लूजन पे आई है ये रिसर्च के जो कलर है उसके अंदर मतलब जो डिफरेंट कलर्स हैं, जिस तरह रेड है तो वो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो लिवर है मतलब हमें गुस्सा दिलाता है, हमारे अंदर ये गुस्से वाले इमोशंस हैं वो ट्रिगर करता है। इसी तरह डिफरेंट कलर्स हैं उनका एक इमोशन के साथ लिंक होता है और बॉडी ऑर्गन के साथ भी उनका लिंक होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कलर थेरेपी में अगर हम देखें रेड कलर है, तो रेड कलर जो है वो अगर हम दिखाएं, किसी बुल को दिखाएं, जिस तरह मतलब इटली में उनकी एक पूरी एक तहजीब है, उनका एक पूरा कल्चर है कि वो बुल्स के साथ खेलते हैं, कि वो एक लाल कपड़ा लेकर आते हैं बुल के सामने, और वो जो बुल है वो सब गुस्सा हो जाता है, वो फिर फियर्स हो जाता है और फिर उनके पीछे पड़ता है, उनके पीछे भागता है। तो वो वहां पे भी कलर थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि कलर्स का इस्तेमाल करके उस जानवर के साथ खेल रहे होते हैं, कलर्स का बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कलर थेरेपी का नहीं। तो इन ही कलर्स का फिर अगर हम इस्तेमाल करें ताकि उससे पेशेंट का बेनिफिट हो, तो ये फिर कलर थेरेपी में आ जाता है। अब आ जाते हैं ऑर्गन्स की तरफ कि कलर थेरेपी को किस तरह ऑर्गन्स में देखा जाता है। अब हर ऑर्गन को एक कलर के साथ रिलेट किया जाता है। जैसे लीवर है तो लीवर को कहा जाता है कि मतलब रिसर्च के बाद इस कंक्लूजन पे ये आए हैं कि कलर्स में जो ग्रीन कलर है उससे लीवर ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, उसके फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, उसमें एक हारमोनी आती है। हारमोनी से मुराद ये है उसके फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं, बैलेंस में आते हैं। वो लिवर जो है वो अगर हाइपर एक्टिव होता है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, हाइपो एक्टिव होता है तो वो हारमोनी में आ जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है उस कलर के इफेक्ट से, उस कलर को देखने के इफेक्ट से, उसको विजुलाइज करने के इफेक्ट से, उसको सोचने के इफेक्ट से। तो जो कलर थेरेपी है उसमें जो हल्दी है उसका कलर जो है मतलब जो येलो कलर है वो टॉनिक होता है हमारे पैनक्रियास के लिए। और हमारे क्लिनिक में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका पूरा एक कह लें कि एनर्जी मेडिसिन का एक सेशन होता है। उस सेशन में हम करवाते क्या है उसमें थोड़ा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे सेशन जो होता है वो काफ़ी डीप होता है। उस सेशन में हम करते क्या है, जो पेशेंट आया है उसको पहले एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उससे हम कहते हैं कि आपने इमेजिन करना है कि आप एक बाग में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, आपके पास एक नहर चल रही है। वो ये जब ये इमेजिन करता है 5 मिनट उसको इमेजिन करने पे हम लगाते हैं। जब वो इमेजिन कर लेता है फिर हम उसको कहते हैं कि आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है और इमेजिन ये करना है कि आप येलो कलर इनहेल कर रहे हैं एंड येलो कलर बाहर मुंह के थ्रू एक्सहेल कर रहे हैं। और ये आपने तकरीबन उसको 10 मिनट्स तक करवाना है और आपने उसके दरमियान दरमियान में उसको एक पॉजिटिव एफर्मेशंस भी देनी है कि मेरा पैनक्रियास हील हो रहा है, मेरा पैनक्रियास हील हो रहा है। तो ये मतलब आपने उसको साथ में पॉजिटिव एफर्मेशंस दे दी और एनर्जी मेडिसिन के थ्रू आपने उसको ट्रीट करने की अपनी कहने की कोशिश शुरू कर ली।
उसको आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, तो उसका जो पैनक्रियाज है वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाता है। वो कह लें कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ठीक होने लग पड़ती है, और इसीलिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। हल्दी का जो कलर है उसको इमेजिन करके भी इस्तेमाल करवाया जाता है इस पूरे सेशन में। उसके बाद आफ्टर द सेशन, जब ये सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद हम उस जो पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को, उसको ग्रीन कलर का कुछ शरबत जो है वो हम पिलाते हैं, ताकि उसका जो क्या कहते हैं पैनक्रियाज है उसको एक टॉनिक इफेक्ट मिले। और ये सेशंस हम करते हैं 6 टाइम्स या 5 टाइम्स करते हैं, और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके इंसुलिन लेवल्स पर और उसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है उस पर। तो ये वैसे एक थेरेपी मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, मगर कहने का मकसद ये था, ओवरऑल इस बात का कंक्लूजन अगर हम निकालें, तो कलर थेरेपी के अंदर जो हल्दी का रंग है और हल्दी हर्ब है उसको इस्तेमाल किया जाता है कलर थेरेपी में। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर इस हर्ब के कलर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे जो पैनक्रियाज है वो टोनिफाई हों, उनकी सिक्रीशंस जो हैं वो हार्मनी में आए, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन हो। ये थे हमारे पास हल्दी के सिंगल यूजेस। अगर कंपाउंड यूजेस में देखें, तो कंपाउंड यूजेस में जो हमारे पास हल्दी है उसके हमें एज सच मार्केट में इतनी ज़्यादा फॉर्मुलेशंस नहीं मिलती। मतलब अगर हम देखें, हम दर्द की देखें, अगर हम करशी की देखें, डिफरेंट और मतलब जो कंपनीज हैं, अशरफ है, उनकी हमें मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में इतनी फॉर्मुलेशंस नहीं मिल रही होती हैं हल्दी के ऊपर। उसका मेन रीज़न ये है कि हल्दी का जो कर्क्यूमिन है, जिस तरह मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि जो कर्क्यूमिन है वो हमारे पास क्या होता है, एक वाटर इनसोल्यूबल हमारे पास कंपाउंड है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा ये बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेकर, तो ये डिग्रेड हो सकता है। ये इसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं एज सच इतनी फॉर्मुलेशंस में किया जाता, और इसको एक्सटर्नली ही ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इंटरनली इसको कंज्यूम करेंगे इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत कम है। इसकी जो एक थेराप्यूटिक अमाउंट है वो भी हमें कह लें कि बहुत कम मिलती है, और इसकी डोजेज हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को देनी पड़ती हैं। मतलब अगर हम तकरीबन 2000-3000 mg एक पेशेंट को देंगे और उसको हम तकरीबन कह लें कि 1 मंथ तक देंगे, तो हमें कोई उसके एक अच्छे और थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जो हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा एक प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे, वरना बहुत ही इसके माइनर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता इतना ज़्यादा फॉर्मुलेशंस में, मगर इसको दूसरे हर्ब्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मुलेशंस में। सबसे पहले अगर हम देखें तो खाने में इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि खाने में एक उसको रंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। माइल्ड से मुराद ये है कि जब हम उसको पकाते हैं तो पकाने से उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है उसकी कर्क्यूमिन लेवल्स की, तो इसीलिए उसमें एक जो बहुत हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो नहीं रिटेन रह पाती कुकिंग के बाद, वो लो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रह जाती हैं। खाना वार्मिंग हो जाता है और खाना जो है वो उसके अंदर एक डाइजेस्टिव अफेक्ट आ जाता है, इसीलिए इसको खाने में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा जो डाइंग है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट कलर्स के साथ। हल्दी का जो कलर है उसको मिक्स किया जाता है एंड देन इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम इसको कुक करें तो कुकिंग से तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कम हो जाती है ना, क्योंकि कर्क्यूमिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है हीट की वजह से। अगर हम इसको वैसे कंज्यूम करें दूध के साथ, किसी फैटी डाइट के साथ कंज्यूम करें, सिंगुलरली कंज्यूम करें, तब हमें इसके इफेक्ट्स जो हैं थोड़े अच्छे मिलते हैं। एंड इसीलिए हमारे क्लिनिक में एक फॉर्मुलेशन भी है जिसका नेम है टर्मीफोल। वो हम इस्तेमाल करवाते हैं उन पेशेंट्स को जिनके अंदर हीट के थ्रू
इन्फ्लेमेशन हो, जिसमें हमारे पास एक्नी रोजेशिया आ जाती है, या कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें मेन जो कॉज है वो हीट है, वो होती है। उसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं जिसमें गर्ड आ जाता है, उसके अलावा अल्सर्स आ जाते हैं, उसके अंदर हम ये वाली फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करवाते हैं। इसके जो हमारे पास इसमें जो सी चीज़ें हम इस्तेमाल करवाते हैं वो है मुलट्ठी, बादियान, हल्दी, कुस्तेशीरी। ये 4 हर्ब्स होती हैं। इन चारों हर्ब्स की जो क्वांटिटी है वो 50-50 ग्राम्स है। इनको हमने ग्राइंड करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है, एंड 500 mg कैप्सूल्स इसकी बनती हैं। वो हम पेशेंट्स को खिलाते हैं, उससे हमें एक बड़ा अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। मैंने खुद भी इस फॉर्मुलेशन को पर्सनली कंज्यूम किया है, और क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये हीट के थ्रू और ये एक्नी रोजेशिया मुझे ज़्यादा मतलब इसकी शिकायत रहती थी, क्योंकि मतलब हॉस्टल वगैरह का खाना और फिर एक्नी वगैरह हो जाती है। तो उसके अंदर मैंने पर्सनली ये टर्मीफॉल इस्तेमाल की थी, और मुझे मेरी वाकई ही इन्फ्लेमेशन जो थी वो दूर हो गई थी बिल्कुल। मतलब जो रेड इन्फ्लेमेशन थी वो बिल्कुल दूर हो गई थी। तो उसके अंदर इंटरनल सप्लीमेंट्स में अगर हम देखें, इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी बेनिफिट की वजह से, और उसमें हम ये फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा हल्दी को वाइटनिंग सीरम्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी वाइटनिंग सीरम्स हैं उसके अंदर हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का जो पाउडर है वो नहीं किया जाता, हल्दी पूरी हर्ब को ऐड किया जाता है, एंड फिर उसका डिकॉक्शन एंड फिर जो इन्फ्यूजन पूरा प्रोसेस है उसके थ्रू जिस तरह सीरम बनता है वो इस्तेमाल करके हम हल्दी के थ्रू भी उसके सीरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसे एक चीज़ है, जब भी हमने सीरम बनाना होता है या सिरप बनाना होता है उसके अंदर हम हर्ब्स जो हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमने कौन से हर्ब को ग्राइंड करना है, कौन से हर्ब को हमने ग्राइंड नहीं करना है, उसको सिर्फ मैसरेट करना है या उसका सिर्फ इन्फ्यूजन लेना है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब हम किसी हर्ब को ग्राइंड कर लेते हैं तब उसका डिकॉक्शन लेते हैं या तब उसका इन्फ्यूजन लेते हैं, तो होता क्या है कि वो हर्ब जो है वो हीट के अंदर क्या होती है, वो एक तो डिग्रेड होने लग पड़ती है, वो ब्लैक होने लग पड़ती है, खास तौर पे डिकॉक्शन में। मतलब अगर हम वो करें ना, गरम इन्फ्यूजन करें तो उसमें इतना हमें स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं मिल रहा था, मगर अगर हम डिकॉक्शन लें और हर्ब्स जो हैं बिल्कुल फाइनली पाउडर हों तो वो हर्ब्स जलने लग पड़ती हैं अंदर, और वो इकट्ठी एक्यूमुलेट होने लग पड़ती हैं। तो वो हमारे डिकॉक्शन को भी एक तरह से ख़राब कर देती हैं, उसके इफेक्ट को। और वो हमारे जो पूरा जो उसका कलर है, सीरम का कलर, उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। तो इसीलिए हम जो हर्ब्स हैं जब भी वो इंक्लूड करते हैं हम इस चीज़ को बड़ा गौर करते हैं कि ये हर्ब कौन सी है, इसकी इसको मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी मतलब ये हर्ब जो है वो फाइब्रस है या फिर बिल्कुल पाउडर की तरह कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम देख के फिर सीरम में या सिरप के अंदर उस हर्ब का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। मगर अगर हम टर्मिफॉल के केस में टर्मेरिक के केस में देखें, इसको हम पाउडर में कन्वर्ट जो है वो नहीं करवाते हैं इन डिकॉक्शन जब हम सीरम्स के लिए ले रहे होते हैं। उसके अलावा जो इसकी एक फॉर्मुलेशन होती है जो हम इस्तेमाल करवाते हैं इसके लिए, जो हमारे पास डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए, और उसके अलावा एक्सटर्नली भी अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मुलेशन का नाम है हल्दी इलिक्सर। जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसन है ना, एक मिनट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना उसमें हमारे पास एक कैटेगरी होती है फॉर्मुलेशन की, या एक जिस तरह हमारे पास फार्माकोपिया होता है ना, उसमें ड्रग्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। जिस तरह ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये हमारे पास एंटागनिस्ट्स हैं, ये हमारे पास मतलब डिफरेंट फिर आगे उनकी टाइप्स आ जाती हैं। उसके अलावा ये कह लें कि फार्माकोलॉजिकल के ये ड्रग है, ये इस क्लास में फॉल कर रही है, इसका अफेक्ट ये है, इस तरह करके आ जाती हैं। इसी तरह जो हर्बल मेडिसिन है उसमें भी एक जो हमारे पास क्लास है हर्ब की, वो होती है इलिक्सर। इलिक्सर को वैसे ट्रेडिशनली अक्सीर कहा जाता है,
और एलिक्सर ऐसी मतलब फॉर्मुलेशन होती है जिसका एक एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, और इसका जो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि इंक्रीज्ड होती है इस पूरे फॉर्मुलेशन की, और ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है और बहुत जल्दी अपना इफेक्ट देता है। मतलब ये एंटी एजिंग भी है और इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत इंक्रीज्ड होती है। उस हर्ब को या उस कैटेगरी की फॉर्मुलेशन को हम, हर्ब को नहीं, फॉर्मुलेशन को हम इलिक्सर बोलते हैं कि ये इलिक्सर है, ये अक्सीर है। तो ये हल्दी इलिक्सर जो है, या हल्दी का जो अक्सीर है, ये हम इस्तेमाल करवाते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी हम इसको कंज्यूम करवाते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, अल्सर्स की कंडीशन में, गर्ड में, इन कंडीशंस में। इसमें हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स हम लेते हैं हल्दी, और 1 टाइम हम जो रीठा है वो हम इसका कह लें कि लेते हैं। इन दोनों का पाउडर हम बनाते हैं, पाउडर बना के हम पेशेंट को कंज्यूम करवाते हैं। इसकी अमाउंट जो होती है वो हम रिड्यूस्ड रखते हैं। एलिक्सर क्योंकि बहुत ज़्यादा कह लें कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, तो हमें इसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करनी पड़ती है। मतलब इसकी जो क्वांटिटी अब होगी वो होगी 150 mg टू 250 mg, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन एंड हिज हर एज। तो ये चीज़ें देख के फिर हम इस फॉर्मुलेशन की जो डोजेज है वो उनका ध्यान रखते हैं। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मुलेशन है कंपाउंड यूज में जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये इलिक्सर के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें आती हैं, जो क्लासिफिकेशन है ना फार्माकोलॉजिकल, कह लें कि हमारी तिब के अंदर कि कौन कौन सी टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस होती हैं। इलिक्सर एक होती है, लेक्सेटिव एक होती है, परगेटिव एक होती है, स्टिमुलेंट एक होती है, फिर उसके अलावा शदीद एक होती है, फिर हमारे पास एंटाइडोट एक होती है। ये सारी हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है उनकी। ये इंशाल्लाह हमने आगे अपना एक पूरा सर्कल स्टार्ट करना है, क्लस्टर स्टार्ट करना है, उसकी क्लासेस 1 जनवरी से हैं इंशाल्लाह। उसमें हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्या होती हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है, इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस आ जाती हैं। तो उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी इसको मैंने इधर ब्रीफली डिस्कस कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इलिक्सर क्या होता है और इसका अफेक्ट क्या होता है और इस फॉर्मुलेशन में हम क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा रोगन सुर्ख, ये एक मार्केट फॉर्मुलेशन है। रोगन सुर्ख जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, इसका एक एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है और इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हल्दी की इसके अंदर हल्दी भी मौजूद होता है एंड इसके अलावा भी डिफरेंट हर्ब्स हैं, तो ये हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट्स में। उसके अलावा कुर्स से मफासिल जदीद है। कुर्स टैबलेट को कहते हैं, मफासिल मतलब जो जॉइंट्स हैं उनके लिए। तो ये पूरी एक टैबलेट्स हैं जो जॉइंट इश्यूज के लिए, जिस तरह आर्थराइटिस है या जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अंदर हमारे पास ये हल्दी है, उस हर्ब का इसके अंदर कह लें कि ये हर्ब जो है वो इंक्लूड होती है। तो ये 2 मार्केट फॉर्मुलेशंस है जो हमें मिल जाती हैं हल्दी जिसमें मौजूद होती हैं, एक रोगन सुर्ख और एक कुर्स मफासिल जदीद। उसके अलावा जो हमारे पास एक कह लें कि टाइप होती है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, मतलब जो यूनानी मेडिसिन है उसमें एक टाइप होती है कि आपने जो अपनी हर्ब्स हैं उनको एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, किसी अर्क में डाल के, पानी में डाल के, जिस तरह आप वो नहीं करते, मतलब एक पानी का बॉल लिया है, उसके अंदर एक हर्ब डाली है या 2-3 चीज़ें डाली हैं, उसको एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और वो पेस्ट जो है फिर अपने चेहरे पर या जहाँ पर भी अप्लाई किया है और उसको रिमूव किया है। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बनाना यूजिंग 3-4 हर्ब्स एंड 1 कह लें कि सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है, या 1 लिक्विड, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी का अर्क भी हो सकता है, वो सादा पानी भी हो सकता है। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बनाना जो है और उसको अप्लाई करना, इसको कहते हैं जिमात, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में। अब ये जिमात फॉर्मुलेशन है कि ये लेप करने वाली हैं, ये सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन हम इस बनाते हैं ताकि हमारा जो चेहरा है
वो ग्लो कर पाए। और ये जिमात जो है, ये कह लें कि फेस मास्क भी है, इसको फेस पर अप्लाई किया जाता है एंड आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ एप्लीकेशन इसको फिर जो टिश्यू है कह लें कि गीला टिश्यू या वाइप्स है उससे साफ किया जाता है। इसके अगर हम हर्ब्स देख लें ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, तो हमें पता चल जाता है कि ये जिमात या ये फिर फेस मास्क है वो कितना हमारे पास कह लें कि इसका स्ट्रॉन्ग अफेक्ट है हमारी स्किन पर, और कितना अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है। अगर हम अर्क के करेला की बात करें, जो अर्क के करेला है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये हम इस्तेमाल करवाते हैं इसमें एज अ लिक्विड। उसके अलावा सेकंड हर्ब अगर हम देखें तो वो बापची है। बापची जो है, अगर आप में से मतलब किसी ने ये इसके बारे में सुना हो, रेटिनोइक एसिड, तो ये रेटिनोइक एसिड के साथ मतलब जो बाज़ारों में मिलती है, नाइट क्रीम्स में मिलती है रेटिनोइक एसिड, कि आप ये लगाएंगे तो इससे आपकी स्किन रीजन में जो रीजनरेशन है वो होगी, आपके जो कह लें कि रिंकल्स हैं वो दूर होंगे। तो बापची को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। बापची के अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जिसका नाम है बुकाचियोल। ये बुकाचियोल जो है, इस बुकाचियोल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के सीरम्स पाए जाते हैं, कोरियन सीरम्स पाए जाते हैं, क्योंकि रेटिनोइक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। अगर किसी ने इस्तेमाल किया हो ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, और उसको आपने बहुत कम क्वांटिटी में लगाना होता है, तकरीबन 0.25 से आपने स्टार्ट करना होता है। फिर आपने उसकी एप्लीकेशन में भी आपने पी साइज उसको लगाना होता है, और बड़ी एहतियात से लगाना होता है। आपने मॉइस्चराइज़र का भी ख्याल रखना होता है। पहले आप मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को, पहले आप एक्सफोलिएट करते हैं, फिर मॉइस्चराइज करते हैं, फिर रेटिनोइक एसिड अप्लाई करते हैं, फिर मॉइस्चराइज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन में ही कह लें कि बंदा पूरा टाइम गुजार देता है। जबकि ये जो बापची है इसके अंदर जो बुकाचियोल पाया जाता है, ये नॉन इरिटेटिंग है। इसके सीरम्स जो हैं वो कोरियंस बनाते हैं और अपने उधर इस्तेमाल करते हैं। इस सिर्फ सिंगल हब के एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को वो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और वो सेम अफेक्ट्स उनको जो रेटिनोइक एसिड से मिल रहे होते हैं वो इस हब के इस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलते जाते हैं। तो ये इस बापची हर्ब की सिर्फ सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा जो हल्दी है उसका हमें पता है कि ये वैसे पाकिस्तान में तो इसका कह लें कि सच इतना कह लें कि इसकी ज़रूरत तो नहीं होगी, मगर ये जो हल्दी है वो एक नेचुरल टैन भी स्किन को देता है। नेचुरल येलोइश टैन जो हमारी स्किन है उस पर लेकर आता है। उसके अलावा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इसीलिए इसको इस जिमात में इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल ये एक टैन कॉज करने वाला अच्छा एक हमारे पास फॉर्मुलेशन बन जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग एक फॉर्मुलेशन, एप्लीकेबल फॉर्मुलेशन, जो हम मतलब एप्लीकेट करेंगे स्किन पे तो हमें ये सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। और ये इन हर्ब्स की सिंगल सिंगल कह लें कि वो थी इनकी डेफिनेशन, इनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं हमारी इस स्किन पर, और इस जिमात प्रिपरेशन का हम किस तरह हमारे हमारे स्किन पर ये कौन कौन से इफेक्ट्स देगा। उसके अलावा अगर हम इस हर्ब जो है हल्दी हर्ब का, पीछे हमने पढ़े इसके कंपाउंड यूजेस, अगर हम इसका कोरिजेंट और टेनेडियम देखें कि इसके मुतबादिल और इसका मुसलह क्या है, तो इसकी जो मुसलह है, मतलब इसका जो कोरिजेंट है वो है हनी। हनी इसलिए है क्योंकि हनी जो है इसका टेम्परामेंट मतलब जो कह लें कि हनी है वो इसकी टेस्ट को बेहतर कर देता है। मतलब हनी का एक खुशगवार टेस्ट होता है, हनी का एक मीठा टेस्ट होता है, इसीलिए ये कह लें कि हमारे इसके साथ एज अ कोरिजेंट इस्तेमाल होता है, कि ये हल्दी का जो एक बिल्कुल ही टेस्टलेस फीलिंग होती है उसको एक मीठी फीलिंग में कन्वर्ट कर देता है, और ये खाने के लिए उसको अच्छा बना देता है। इसीलिए ये इस तरह हमारी जो हल्दी हर्ब है उसकी इस्लाह कर देता है। उसके अलावा मुलट्ठी है, कि मुलट्ठी जो है वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है एंड एंटी माइक्रोबियल है, तो इसके साथ इसको दिया जा सकता है। इसके इफेक्ट्स को और इंक्रीज कर देती है। सौंफ का भी सेम यही इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और सौंफ जो है इसको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सौंफ मोस्ट ऑफ द मतलब जीआईटी की जितनी भी डिसऑर्डर्स है ना,
मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स उसमें सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। लिवर की जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें सौंफ का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, लाजमी। ये बहुत अच्छी हिपैटोप्रोटेक्टिव हर्ब है। कोई इक्का दुक्का फॉर्मुलेशन होगी जिसमें सौंफ का इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया होगा, बादियान का इस्तेमाल नहीं किया होगा। इतनी मतलब इसका जो यूज़ है वो है इन लिवर डिसऑर्डर्स एंड जीआईटी के अंदर। उसके अलावा इसमें देसी घी भी इंक्लूड किया जाता है हल्दी के साथ, ताकि इसके फंक्शंस इंप्रूव हों। देसी घी जो है वो नेचुरली हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटाई माइक्रोबियल है। देसी घी एंटाई माइक्रोबियल है। टेम्परामेंटली अगर हम देखें कोई भी हर्ब या कोई भी चीज़ जिसका टेम्परामेंट हॉटनेस एंड ड्राइनेस है, वो हमारे पास एंटाई माइक्रोबियल होगी। जिस तरह गंधक है, जिस तरह देसी घी है, ये सारे हमारे पास हॉट एंड ड्राई कैटेगरी की कह लें कि उसमें आ जाती हैं टेम्परामेंट में। इसीलिए इनका एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट हमें मिल रहा होता है। तो इसकी जो हल्दी है उसके साथ हम देसी घी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके मुतबादिल में हम जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर का इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो अगर हमें हल्दी हर्ब नहीं मिल रही तो उसकी जगह पर हम मुलट्ठी उसको रिकमेंड कर सकते हैं उसके डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा जो अगर हमारे पास हल्दी हर्ब नहीं मौजूद है और उस पेशेंट को जॉइंट के इश्यूज हैं, जॉइंट पेन है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, तो उसकी जगह फिर हम सूरनजान हर्ब होती है, सूरनजान, वो हम कह लेंगे उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि इसका जो पाउडर है या इसकी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जॉइंट की हेल्थ के लिए। ये था इसका कोरिजेंट एंटीनेडियम। लास्ट में इसका आ जाता है डोजेज एंड इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। डोजेज जो है वो अडल्ट्स के लिए अप टू 1000 to 3000 mg होती हैं। अगर और इसका एक टाइम पीरियड भी होता है कि ये 1000 mg से 3000 mg आप कंज्यूम कर सकते हैं एंड 3 मंथ्स तक आप ये अमाउंट रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं दिन ब दिन। 3 मंथ से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये आपके लीवर के लिए एक लोड बनेगी और आपका जो आपकी बॉडी में सफरा भी इंक्रीज हो रहा है, आपके जो लिवर है उसमें भी डैमेज ये कॉज करना शुरू कर देगी और फिर आपका जो LFT लेवल्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट भी देगी अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए। और टाइम पीरियड क्या था इसका, 3 मंथ्स था, मतलब 3 मंथ्स तक इसको अगर हम रेगुलरली विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसको 3 मंथ से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी डोजेज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसके एडवर्स इफेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, LFT लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं, हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट इसका हो सकता है कि हमारे जो लिवर है उसको डैमेज कर सकता है ये। इसका जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो सबसे मेन एडवर्स इफेक्ट जो हल्दी हर्ब का है वो है इसके अंदर अडल्ट्रेशन। इस हर्ब का जो मेन इफेक्ट होता है वो होता है इसका एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब जो मार्केट के अंदर हल्दी आ रही है उसके अंदर ये इफेक्ट हमें मिल ही नहीं रहा, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ही नहीं मिल रहा उसका एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब पुराने ज़माने में दूध और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था पेशेंट्स को हील करने के लिए, उनके वुंड्स को हील करने के लिए, उनको गर्म करने के लिए। आज के ज़माने में आप किसी को हल्दी इस्तेमाल करवाएं बाजार का, आपको कोई इफेक्ट ही नहीं ऐसा सच मिलेगा। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले चाइना प्रोडक्शन हल्दी की आ रही है। सेकेंडली जो हल्दी हमें मिल रही है उसके अंदर अडल्ट्रेशन बहुत हाई लेवल की है। उसके अंदर डिफरेंट मिट्टी के कंपाउंड्स होंगे, उसके अलावा उसके अंदर कलरिंग एजेंट्स होंगे एंड उसके अंदर जो हल्दी है उसके अंदर हमें ये क्या मिलेगा, लेड की इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी। ये लेड की इम्प्योरिटीज़ उसको और इम्प्योर कर देती हैं और लेड अगर हम कंज्यूम करें तो ये लेड डेपोजिशन जो है वो इवन के हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये इसका एक मेन साइड इफेक्ट है, अडल्ट्रेशन बहुत हाई लेवल की है। उसके अलावा सेकंड जो इफेक्ट है वो है ब्लड थिनिंग का, कि ये जो हल्दी है वो हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा थिन कर देती है। और अगर हम इसके साथ कोई और ब्लड थिनर्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ब्लीडिंग जो है, अगर माइनर सा कोई कट वगैरह भी लग जाएगा तो ब्लीडिंग हमारी ये कॉज करवा सकती है। उसके अलावा ये एक हेपेटोटॉक्सिक भी है, मतलब अगर हम इसको 3000 mg से ज़्यादा कंज्यूम करें तो ये हेपेटोटॉक्सिक है। अगर हम इसे प्रोलॉन्ग कंज्यूम करें तब भी ये हेपेटोटॉक्सिक है। तो इसीलिए इसको कह लें कि थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए एक डोजेज
के साथ इसको कंज्यूम किया जाता है। पेशेंट जो है वो अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन के साथ इसको कंज्यूम करे तो इसका बेटर इफेक्ट होता है। आपने डॉक्टर अफान के कहने पे, आपने किसी और मेडिकल जो हमें सच बाज़ार में मिलते हैं डॉक्टर्स, उनके कहने पर किसी भी हर्ब का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं शुरू कर देना। आपने उसके पूरे टेम्परामेंट को पढ़ना है, उसके इफेक्ट को पढ़ना है, उसके थेराप्यूटिक डोजेज को पढ़ना है, अपनी डिजीज़ को पढ़ना है, अपने पेशेंट की डिजीज़ को पढ़ना है, एंड देन डायग्नोज करना है कि ये हर्ब मेरे लिए कितनी क्वांटिटी में एक थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी एंड मैं इसको कैसे कंज्यूम करूँ। तो ये था आज के हमारे इस लेक्चर में। होप सो आपको हल्दी के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। बाकी अगर आपके अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ हम अपनी टेस्ट जो है, टेस्ट सेशन का वो आगाज़ करेंगे। आप उसके लिए भी साथ साथ प्रिपेयर होते रहें, अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें, किसी चीज़ की नहीं समझ आती आप डिस्कस कर लें। बाकी इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ हम जो है इसका जो एक टेस्ट सेशन रखेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या परफॉर्मेंस जा रही है। बाकी चलें, अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।